बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय शो दी सारा खुरम शो। एज यू ऑल नो कि मैं अपने फ्रेंड लिस्ट में से प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल लोगों को इनवाइट करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया, और उस अचीवमेंट के पीछे जो उनकी स्ट्रगल्स हैं उनको जानने के लिए, ताकि एक पॉजिटिविटी हो और एक मोटिवेशन मिल सके कि हम भी कुछ करें लाइफ में। तो आज जिन मेहमान खुसूसी को मैंने इनवाइट किया वो बहुत ही ख़ास हैं। वो ख़ास इसलिए हैं कि माशाल्लाह वो सबसे पहले बहुत काइंड हार्टेड है, क्योंकि वो बहुत अच्छा दिल रखती हैं। जो भी उनकी नॉलेज एक्सपीरियंस है वो बिला मुआवजा लोगों से शेयर करती हैं, और जो है वो एक काउंसलर है। लेकिन काउंसलर होने के साथ साथ वो हर वक्त जब भी लाइव आती हैं तो हमारी काउंसलिंग मतलब आप समझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रही होती हैं, जिसके लोग बहुत हाई फाई चार्जेस करते हैं। एनीवेज, तो हर नेम इज़ अनम अली, और वो काउंसलर हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, और उसके साथ साथ रेडियो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, और बहुत कुछ हैं, और उसके साथ साथ एक माँ भी है माशाल्लाह। सो लेट्स वेलकम अनम अली। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सारा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप अनम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इतना प्यारा मेरा इंट्रोडक्शन आपने करवाया है। बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत शुक्रिया इस कदर जज़ाकल्लाह। मेरी तारीफ करने के लिए। यू डिजर्व अनम। माशाल्लाह मैं आपका शो देखती हूँ तो आप जिस तरीके से थैंक यू। इंसानियत के लिए काम कर रही हैं ना, तो मतलब इट इज़ माइंड ब्लोइंग। अल्फाज नहीं है मेरे पास। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी वो बातें बता जाती हैं हम लोगों को जिसके लिए लोग हाई फाई ऑब्वियसली पे करते हैं। तो मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ आपसे। आज थैंक यू, सारा मैं आपने टाइम आपको निकाला। आज मैं सारा एक्सक्लूसिवली आपके प्रोग्राम से ये भी लोगों को बताऊँगी कि आखिर मैं ऐसा क्यों करती हूँ? आखिर ऐसी क्या वजह बिल्कुल है? बिल्कुल। ये सवाल भी मुझसे ज़रूर, ज़रूर। मैं अगर भूल जाऊँ तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ये भी जवाब दूँ, लोगों को पता चल जाए हाँ, आज। ये मैं ज़रूर करूँगी। जी। थैंक यू। अच्छा अनम, आज का जो टॉपिक है हमारा, उस पे बात करने से पहले जो है मैं ये जानना चाहूँगी कि एनएलपी जो है, एनएलपी बेसिकली होता क्या है? बहुत से लोगों को नहीं पता, और उस स्टैंड्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। थोड़ी-सी डिटेल्स हमें बताइए कि एनएलपी प्रैक्टिशनर क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा, जैसे सारा अभी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं एक काउंसलर हूँ, तो काउंसलर जैसे डॉक्टर्स की हुँ। भी स्पेशलिटीज़ होती हैं, इस तरह काउंसलर्स की भी स्पेशलिटीज़ होती हैं। हर सब्जेक्ट का काउंसलर डिफरेंट है। मैं जिस सब्जेक्ट की काउंसलर हूँ, वो सब्जेक्ट है माइंड साइंसेज़, ठीक है? और माइंड साइंसेज़ का ही एक सब्जेक्ट है एनएलपी, व्हिच स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर उसको बहुत आसान करके बताऊँ, वैसे तो आप काफ़ी सारे जी। लोगों को आगाही है क्योंकि अब बहुत सारे एनएलपी प्रैक्टिशनर्स एकदम से निकल आए, जैसे एकदम मार्केट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए, ऐसे अब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग एनएलपी प्रैक्टिशनर्स आ गए हैं। उसके ऊपर भी मैं आपसे ज़रूर एक बात शेयर करूँगी अगर वक़्त हो गया तो और वक़्त मिल गया तो। लेकिन बिल्कुल एनएलपी बिल्कुल। बेसिकली आपकी ज़हनी जो कारकर्दगी होती है अगर कहा जाए तो, जैसे टीचर्स के कोर्सेज़ होते हैं डिफरेंट, जिससे टीचर्स अपने आप को इम्प्रूव करती हैं अपनी स्किल्स को। इस तरीके से या हर शख्स को मेरे नज़दीक, हर पेरेंट को, हर टीचर को, हर इंसान को, हर स्टूडेंट को, अगर उसके पास ज़िंदगी में इतनी सेविंग्स आ जाएँ या इतना उसके पास थोड़ा बहुत कैपिटल हो, तो वो ज़रूर इन्वेस्ट करे एनएलपी में। क्योंकि एनएलपी बेसिकली आपके ज़हन को बेहतर तरीके से काम करने के लिए, बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने के लिए, दूसरों के बिहेवियर्स को समझने के लिए और अपने बिहेवियर को चेक कैसे कर सकते हैं हम, इन सब चीज़ों में हमारी बहुत मदद करती है। एक आम इंसान का दिमाग सारा अगर उलझा हुआ होगा, बेचैन होगा, तो आप मुझे खुद बताओ कि जब उसको अपने रवैयों के बारे में नहीं पता चलेगा, तो वो दूसरे के बिहेवियर्स को कैसे जज करेगा? कैसे ठीक करेगा? चाहे वो उसके बच्चे हों, उसका उसका हस्बैंड हो, उसके एग्ज़ैक्टली। स्टूडेंट्स हों या आस-पास के लोग हों। जब हम एनएलपी को पढ़ते हैं या जब एनएलपी को प्रैक्टिस करते हैं, आपने क्वेश्चन किया था व्हाट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं? हुँ। प्रैक्टिशनर्स जो है वो बेसिकली जब काउंसलर बनते हैं, जब वो मास्टर प्रैक्टिशनर कर लेते हैं या जब वो हिप्नोसिस का मज़ीद कोई सर्टिफ़िकेशन ले लेते हैं, उससे होता ये है कि वो तमाम अफ़राद जो कि एंग्ज़ायटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी मसले में उलझे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग होते हैं जो किसी एक मसले में आके स्टक हो जाते हैं। अनडिसाइसिवनेस की नेचर होती है उनमें, तो जब बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने अच्छी जगह से, ऑथेंटिक जगह से, अच्छे उस्तादों से एनएलपी किया हुआ होता है, तो फिर वो आपकी मदद करते हैं, आपको रास्ता निकालने में हेल्प करते हैं, आपको कहीं न कहीं जहाँ आपका ब्रेन स्टक हो रहा होता है, वहाँ आपको हेल्प करते हैं। और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि एनएलपी जो है आपको एंग्ज़ायटी से भी बचा लेती है, डिप्रेशन से भी बचा लेती है। हर तरह का स्ट्रेस सारा मैं और आप आजकल के ज़माने में ले रहे हैं, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो फाइनेंसेस का हो। ऐसे में जस्ट जो शख्स एनएलपी पढ़ता है या जो शख्स एनएलपी के काउंसलर के पास सेशन लेने जाता है,
समहाउ वो सीख जाता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। तो बेसिकली अगर और ईज़ी करके बताऊँ, एनएलपी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मदद देती है, एक बेहतर तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है आपको कि आपको लगता है कि मैं ऐसे भी तो सोच सकती हूँ। अगर आपने एनएलपी करना है तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर होगा। आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट एनएलपी बहुत अगर आप मुझसे पूछो तो, लेकिन मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। आसान करके बताई है डेफिनिशन। हाँ, आपने बहुत आसान अंदाज में वाक़ई हमें सबको एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट मुझे भी पता था, लेकिन इतनी डिटेल और इतनी ईज़ी वे में हुँ, नहीं पता था। तो आई होप जिनको नहीं पता होगा उनके लिए फ़ायदेमंद है। हुँ, सेकंडली ये कि एनएलपी का आपने एक अच्छी एडवाइस की कि अगर लाइफ़ में आपके पास इतने पैसे हैं और हम हर जगह इन्वेस्ट बिल्कुल। कर रहे हैं, तो एट लीस्ट लाइफ़ में ये नो हाउ नहीं है, एक नॉलेज है जो आपने बड़ी अच्छी दी कि जो डिज़र्व और करते मीन्स सारा जिनके पास उसमें है, जो जी, और उसमें बहुत दफ़ा हाँ, लोग समझते हैं कि उसके लिए कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं है। कोई पेरेंट, कोई स्टूडेंट, कोई ऐसे जिनके पास कोई ख़ास कैपिटल है, तो मैं समझूँगी कि शायद 4-5 हुँ, जोड़े महँगे-महँगे ना बनाएँ, थोड़े से पैसे सेव करें और एनएलपी कर लें। आपको खुद जी, वाज़िह फ़र्क महसूस होगा अपनी सोचने के अंदाज़ में, हुँ, कि हम कितना मुख्तलिफ़ सोच हुँ। सकते हैं एनएलपी करने के बाद। बहुत अच्छी एडवाइस की है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं करने वाली हूँ। हो सकता है आपसे ही इंशाल्लाह, कर लूँ। ज़रूर, इंशाल्लाह, ज़रूर, इंशाल्लाह। ज़रूर। ओके जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि आजकल जो सिचुएशन है, ठीक है? हुँ, अब आप भी एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ। हुँ, हम लोग की कोशिश है कि हम पॉज़िटिविटी फैलाएँ, लेकिन मुश्किल होता है, हम इंसान हैं, बिल्कुल, ऑब्वियसली हर वक़्त पॉज़िटिव नहीं रह सकते। सही कह लेकिन रही हैं। हमारा जो टॉपिक है कि इससे हम अवेयरनेस दे सकें, तो आप हुँ। आज अपने अंदाज में बताएं कि इस क्वारंटीन को प्रोडक्टिव और पॉजिटिव और माइंडफुल कैसे बनाया जाए और माइंडफुल क्वारंटीन क्या है? अच्छा सारा वैसे दिल की मैं आपसे बात करूँ, मुझे एक तो आपसे आपके सवालात इतने अच्छे लग रहे हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दिल से दिल की बात करूँ। वैसे आपको पता है मैं हमेशा करती हूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन बिसाइड्स दिस बिल्कुल, कोरोना बिल्कुल। वायरस आप यकीन करो सारा मुझे इस क्वारंटीन में कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। बल्कि मुझे एक अजीब-सा सुकून, एक अजीब-सा ठहराव, अच्छा। ज़िंदगी के करीब जैसे हम होते हैं ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आई नो कि कोरोना वायरस का हुँ, खौफ है और हम सबके अंदर डर भी है। अब ऐसे में हम माइंडफुल कैसे रहें? पहली बात तो ये कि आसान इस्तिलाह में ये लफ्ज़ माइंडफुल है क्या? हुँ, बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं ना सारा जो कि आम इंसान की हुँ, डिक्शनरी में होते ही नहीं है। उसे मीनिंग पता होते हैं, लेकिन ये इस्तिलाहात नहीं पता होती। यानी माइंडफुलनेस को बहुत से लोग मुख्तलिफ अपनी ज़ुबानों में समझते होंगे। आसान सी चीज़ है, मैं खाना हुँ, सोच समझ के खाऊँगी अगर, तो वो मेरी माइंडफुल ईटिंग हो जाएगी। मैं गुफ्तगू सोच समझ के करूँगी अगर, तो वो मेरी माइंडफुल कम्युनिकेशन हो जाएगी। मैं माइंडफुल एजुकेशन हासिल करूँगी। इसका क्या मतलब है? सही इदारे से, मुस्तनद इदारे से, बेहतरीन टीचर से, तो वो मेरी माइंडफुल हुँ, एजुकेशन स्किल्स की तरफ चली गई। हुँ, इसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं माइंडफुल रूटीन दैट मीन्स इन अ सिंपल वे कि ये जो वक़्त मेरा और आपका गुज़र रहा है, इसको सोच समझ के कैसे गुज़ारें? अगर हम वक़्त बर्बाद भी कर रहे हैं, तो वो भी सोच समझ के बर्बाद करें। इसका मतलब ये है, बहुत ईज़ी वे में बताऊँ कि अगर मैं सोच रही हूँ कि चलो जी 3 घंटे की मूवी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है मुझ जैसे इंसान के लिए, लेकिन एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ना। आजकल हर बंदा तो हर वक़्त तो पॉज़िटिव नहीं रह सकता, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। ये एक इंसानों वाली बात है कि अगर हम कहें कि हम हर वक़्त पॉज़िटिव रहें, मुश्किल काम है, जी, ख़ासकर बिल्कुल, माएँ, उनके लिए हर वक़्त पॉज़िटिव बिल्कुल, रहना बहुत मुश्किल एग्ज़ैक्टली, काम है। आई अंडरस्टैंड। सही कह रहे ऐसे में हैं। अगर मैं 3 घंटे ये सोच रही हूँ कि मैंने 3 घंटे कोई मूवी देखनी है, तो मैं ये ज़रूर सोचूँ कि मैं 3 घंटे कौन-सी ऐसी मूवी देख के उठूँगी। तो मैं उसमें भी माइंडफुलनेस सोचूँगी। ये सोचूँगी कि अगर मैं कोई अच्छी मूवी देख रही हूँ, तो शायद 3 घंटे में कुछ अच्छी एनर्जी लेके उठूँ और अगर मैं कोई हॉरर, कोई दुखी, कोई हुँ, इश्तियाल वाली मूवी देख रही हूँ, तो उसके बाद यकीनन मेरे बॉडी में वही एनर्जी जाएगी और फिर मैं उदास रहूँगी और फिर मेरी रात को ख्वाब टेंशन वाले आएँगे और अगले दिन सुबह उठ के मैं कहूँगी जी अपने मियाँ से कि जी मुझे तो किसी ने जादू कर दिया। अब ये नहीं पता कि रात को मैं हॉरर मूवी देख के सोई हूँ। राइट? तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इस क्वारंटीन में मैं और आप खाना क्या पका रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, ये भी माइंडफुलनेस में आता है, सोच समझ के खाना। सो रहे हैं तो कैसे सो रहे हैं, बच्चों के साथ अगर बिहेवियर्स हैं तो कैसे हैं। सारा मैं इतनी सारी जगहों पे आजकल लाइव जा रही हूँ। हुँ, दो हुँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ़ कम-कम जाऊँ और वहाँ जाऊँ जहाँ शायद मेरी बात की थोड़ी बहुत अहमियत हो या लोग सुनना चाहते हों। लेकिन मुझे ये भी लगता है सारा कि हम शायद जानते-बूझते अपने वक़्त को ज़िया कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अभी कुछ हमें ख़ास करना नहीं है। देखो ना सही सारा हमने खाना पका लिया, हमने टीवी देख लिया, हमने राइटिंग कर ली, हमने घर के काम कर लिए, फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हमने माइंडफुल क्वारंटाइन ऐसे बनाना है कि हम सोच क्या रहे हैं?
अगर मैं ये सोच रही हूँ सारा कि पाकिस्तान, अब जैसे मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ तो अक्सर लोग आपको भी ऐसे मायूस मिले होंगे जो कहेंगे अभी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, अभी तो ये कोरोना जी। आगे जाएगा, तुम क्या समझ रही हो, ये पॉजिटिव बातें, कुछ लोग आपको ऐसी बातें करते हुए भी मिलेंगे। दैट मीन्स बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्वारंटीन को माइंडफुल नहीं बना रहे, वो सो भी रहे हैं, वो मूवीज भी देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो इंतहाई गलत चल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए तो वाकई क्वारंटीन के बाद भी हालात खराब ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ, मैंने इसमें लड़ना भी है, मरना भी है, रोना भी है, खाना भी पकाना है, पैसों को भी देखना है और उम्मीद भी नहीं छोड़नी, तो कहीं न कहीं मेरा हर एक्ट थोड़ा-थोड़ा माइंडफुल हो जाए, अगर सोच समझ के मैं करना शुरू कर दूँ तो कोई मज़ायका नहीं है। अब मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बता सकती हूँ, एक टिप दूँगी ज़रूर जो सबके लिए है, चाहे वो हुँ, हुँ। पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, कोशिश करें हम अपने आप को फिज़िकली तो सारा सभी बिज़ी रखे हुए हैं। कुछ लोग कुछ ना करके बिज़ी रखे हुए हैं, सोए जा रहे हैं, टीवी देखे जा रहे हैं। हुँ, इट्स ओके, ये उनकी चॉइस है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग हमारी तरह बिल्कुल। काम भी कर रहे हैं और खुद को ढाँढस भी हुँ, दे रहे हैं कि नहीं, नहीं सब ठीक है, लेकिन स्टिल व्हेन इट कम्स टू द माइंड, यहाँ एनएलपी काम आती है। दिमाग मेरा पॉज़िटिव नहीं हो रहा, दिमाग में मेरे खौफ भी है, पैसे कम हो जाने का हुँ, डर भी है, आगे क्या होगा इसका भी बिल्कुल। डर है, नौकरी के चले जाने का भी डर है, जिनके रिश्ते होने थे, नहीं होने थे उसका भी डर है, मुख्तलिफ़ किस्म के डर हैं। ये भी हुँ, डर है कि खुदा ना ख़ास्ता अगर इस टाइम पे मैं बीमार हो गया या मैं हो गई या मेरा बच्चा हो गया, पता नहीं अस्पताल में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह के हाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ हैं, है ना? बिल्कुल। ये टाइम है यहाँ हाँ, पर अपने ऐसे ब्रेन को सही डायरेक्शन में लेके जाने का। और कैसे लेके जाएँगे? माइंडफुल थिंकिंग के ज़रिए कि मैं सोच क्या रही हूँ और क्यों सोच रही हूँ? सोचने पे तो मेरा अपना इख्तियार है ना। जैसे सारा मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत से लोगों को ऑनलाइन मेडिटेशन सिखाती हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने बड़े प्यार हुँ, से, शायद इस वक़्त मुझे कोई देख भी रहा हो तो वो हाथ उठा के आपको कमेंट कर सकती है या कर सकता है। एक स्टूडेंट ने जी, मुझसे जी। पूछा कि ये इतनी कितनी मज़े की बात है, आप इतने आराम से कह देती हैं कि इमेजिनेशन में ये सोचो, इमेजिनेशन में वो सोचो। असल ज़िंदगी से तो वो चीज़ हुँ, बहुत दूर होती है। तो मैंने उसको ये जवाब दिया था, बल्कि आज ही मैंने उसको इस सेशन में जवाब दिया था कि इस पे तो कम से हाँ, कम इंसान कैद ना लगाए, कम से कम इस पे तो मुझे और आपको आज़ादी हो ना सारा, कि हम जो दिल चाहे अपनी इमेजिनेशन में हुँ, सोचें, हम अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को पेरिस में सोचें, मॉरिशस में सोचें, हमारे हाथ में पैसों से भरा हुआ बैग हो, कोई टेंशन ना हो, हुँ, कोई हुँ, परेशानी ना हो, हम अपनी फैमिली जी, के साथ एन्जॉय कर रहे हों। अगर हम अपनी सोच में भी नहीं लेके आ सकते ये इमेजिनेशन, तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा कैदी हैं। हुँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारी जो सोच है उस पे भी हमारा इख्तियार होना चाहिए कि हम सोच क्या रहे हैं। सी तो इस क्वारंटीन में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं और हुँ, आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं इस क्वारंटीन में, इसके ऊपर ध्यान देना एग्ज़ैक्टली। पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि वक़्त जो है हर इंसान जो है अपने वक़्त को यूटिलाइज़ तो कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है कि आया वो हुँ, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, उसकी सोच क्या है। अच्छा एक और सवाल है, इस सवाल से सवाल निकला, अक्सर आपको ऐसे लोग सुनने में मिलते होंगे, मेरा भी एक सवाल है कि मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं, कोई काम, अच्छी बात, एडवाइस कर दो तो वो कहते हैं टाइम नहीं है, या हम टाइम कैसे निकालें? तो क्या ये वाक़ई हकीकत है कि हमारे पास टाइम नहीं होता? क्योंकि मेरे ख़्याल से तो टाइम निकालना पड़ता है, शायद थोड़ा इस हवाले से आप बताएँ? ये इतना अच्छा सवाल किया है आपने सारा, कि अभी कुछ दिन हुँ, पहले मेरे पास एक किसी ने फ़ेसबुक पे भी कमेंट किया हुआ था कि मैं तो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ। भई हमारे पास 24 घंटे होते हैं सारा, हाँ, अगर आप बिल्कुल। चाहें तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, नो मैटर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आप जॉब करते हैं, आप हुँ, नहीं करते हैं, यू नो इट्स हाउ हम टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं। सारा हुँ, कुछ लोगों की फैमिली का ब्रॉटअप ऐसा होता है कि माँ-बाप ने बच्चों का शुरू से ऐसा ब्रॉटअप किया हुआ होता है कि बच्चों को टाइम की बड़ी अहमियत होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये हुँ, टाइम मैनेजमेंट मैंने अपने अब्बू से सीखी कि वो हर जगह टाइम से पहले पहुँचते थे। जब हम छोटे थे तो मुझे बड़ी शर्म, मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ, अल्लाह मियाँ मेरे अब्बू की मग़फ़िरत फ़रमाए आमीन, कि मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हम हर शादी में, हर दावत में सबसे पहले पहुँचे होते थे और अब्बू का डंडा होता था जी हमारे सर के ऊपर कि जल्दी से हमने तैयार होना है और हमने पहुँचना है, और मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी क्योंकि सब हमारा अच्छा, मज़ाक उड़ाते थे, हम सबसे पहले हुँ, पहुँचे हुए होते थे, तैयार-वैयार होके ना, हमारी फैमिली अलग से अच्छा, होती थी। एंड एट अच्छा, दैट, और मेरे अब्बू ने वो आदत कभी नहीं छोड़ी, इवन कि यू वोंट बिलीव कि मुझे याद है कि जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी उनको इतनी फ़िक्र थी कि वो अपनी घड़ी में देखते रहते थे और वो टाइम से 15 मिनट पहले पहुँचते थे। अब क्या हुआ कि ये तरबियत में हुँ, आ गई हमारी चीज़। अब हम दोनों बहन-भाई, मैं और मेरा भाई, ये चीज़ हमारी समझ लो कि ऑटो पे है।
अभी भी मेरी ये आदत है सारा कि चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई शूट हो, चाहे कोई सेशन हो, मैं हमेशा टाइम से पहले पहुँची भी होती हूँ, ऑडियंस बाद में आ रही होती है, मैं पहले होती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ये फंक्शन सेट हो गया है। हम क्योंकि वक़्त की पाबंदी करते नहीं हैं, कदर नहीं करते हैं, तो फिर वक़्त तो ज़िंदगी का तो हाथ से निकल के जाता है। मैंने तो ये चीज़ सीखी है सारा, जिस चीज़ में हम बेकदरे होते हैं, वो चीज़ भी फिर हमारे लिए अहमियत नहीं रहती, वो चीज़ भी फिर हमारी कदर नहीं करती। तो टाइम बहुत होता है, टाइम को हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, हम कितना देर से सो के उठ रहे हैं। भई सारा अगर मेरा भी दिन 2 या 3 बजे शुरू हो रहा है, तो फिर मेरे पास टाइम कहाँ बचा? और उसमें भी आधा 2 घंटे मैंने फ़ोन को दे दिए, फिर 4 घंटे मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में बातें कर ली, फिर मैं 4-5 मिनट तो मैंने वॉइस नोट लगाने में वेस्ट कर दिए। फिर अगर मैं अपने बच्चे को वॉशरूम में नहला रही हूँ या खाना पका रही हूँ, तो बस मैं मसाला भून रही हूँ, तो भूने ही जा रही हूँ। आटा गूँध रही हूँ, तो गूँधे ही जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ज़हन कहीं और मफ़लूज है और मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कि मेरे पास ये एक टारगेट होना चाहिए कि भई मैंने 5 बजे तक अपना काम-वाम फिनिश करना है। एक और पॉइंट जो मैंने सीखा वो है नमाज़। जब हम बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं सारा, तो हमारा टाइम बड़ा सही मैनेज रहता है क्योंकि हमें पता होता है ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमने ये काम करना है, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, फिर असर की नमाज़ का इतना टाइम है, फिर हमने ये करना है, फिर ये। उससे क्या होता है सारा की जो नमाज़ें हैं, जो उनका सवाब, जज़ा, सज़ा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो हमें बहुत पंक्चुअल भी रखती हैं। क्योंकि हमें पता होता है ना कि इससे टाइम ये टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। टाइम मैनेजमेंट अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल सिखा दी है। तो मैं ये समझती हूँ जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, थोड़े से अपने दिन भर के गोल्स को या अपने टारगेट्स को लिख लें और टारगेटेड टाइम दें अपने आप को। अब जैसे आज लाइव करने से पहले मैंने अपने आप को टारगेटेड टाइम दिया हुआ था कि 10:30 तक मेरे सारे काम हो जाने चाहिए, उसके उसके बाद कोई काम नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ मैंने सारे काम 10:30 तक कंप्लीट किए। तो हमारा ब्रेन प्रोग्रामिंग में आ जाता है। इट्स हाउ वी यूज़ इट ना। मैं यूज़ ही नहीं करूँगी या एग्ज़ैक्टली। मुझे आदत हुई हुई उस तरह से तो फिर मेरे बच्चे भी वैसे ही फ़ॉलो करेंगे। तो ये बात है बस। हुँ। अच्छा, अगर बात की जाए माशाल्लाह, क्योंकि आप काफ़ी डिसिप्लिन हैं और हर चीज़ को टाइम से लेके चलती हैं और ऑब्वियसली तभी आप इस माशाल्लाह लेवल पे भी हैं। तो थोड़ा-सा अगर अपने हवाले से अगर आप चाहें तो अपना रूटीन शेयर कर सकती हैं मोटिवेशन के लिए, या मेरा फिर आप कोई टिप्स दे सकती हैं? हाँ, मेरा रूटीन ये है कि सारा मैंने अपने रूटीन को बड़ा मज़े का बनाया हुआ है और मैं सेल्फ लव पे बहुत बिलीव करती हूँ बहुत सालों से। तो उसमें ये होता ज़बरदस्त। है कि जो वक़्त हुँ, मैंने अपनी ज़ात के लिए निकालना है, वो तो निकालना ही निकालना है। उसमें मैं अपने बच्चे को भी बीच में नहीं लेके आती। वो सिर्फ़ मेरा टाइम है। अब उसमें मैं हुँ, वॉक करूँ या मैं मेडिटेशन करूँ या मैं किताब पढ़ूँ या मैं कुछ भी ना करूँ। सिर्फ़ खामोशी से हुँ, लेट जाऊँ, कुछ सुन लूँ, वो हुँ, मेरी हुँ, चॉइस है। मेरा टाइम इस तरह मैनेज होता है कि अब तो ख़ैर ज़ाहिर है क्वारंटीन है, आपके बच्चों के स्कूल बंद हैं, हुँ, लेकिन मैं बहुत मिस कर रही हूँ सुबह मैं बहुत सवेरे उठने की आदी हूँ। यानी सवेरे मतलब जैसे हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम दोबारा सो गए, बहुत दफ़ा मैं नहीं सोती थी, लेकिन मैंने ये खुद तजुर्बा किया कि जब मैं लेट उठती थी, तो मेरे आधे काम तो वैसे ही रह जाते थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन जब से बिल्कुल मैंने सही बात है। जल्दी उठना शुरू किया, तो सारा मेरे सारे काम हो गए, जिसमें नाश्ता भी हो गया, बच्चे का काम भी हो गया, घर का काम भी हो गया, बाकी चीज़ें भी सेटल हो गई। ठीक है ना? उसमें फिर टाइम भी बीच-बीच में हमारे बचता है। पास टाइम होता है। शुरू में हुँ, टाइम भी बचता है, शुरू में हमें समझ नहीं आता। लेकिन जब हमारा रूटीन बन जाता है, तो फिर क्या होता है देखो एक बड़ी मज़े की बात है सारा हम हमारे एक क्योंकि मैं ऑरा वेलनेस हीलर भी हूँ और मैं स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ भी हूँ, तो हमारा एक कोर्स इस तरह का भी होता है जिसमें हम बात करते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल। होता क्या है? अगर मैं कोई अच्छा एक्ट करूँ, जैसे अब आप मुझसे पूछ रही हो, अब देखो मेरा रूटीन एक बड़ा हेल्दी पॉज़िटिव ऐसे ही नहीं बना सारा, मैंने बहुत हुँ, मेहनत की। मैंने ज़िद अच्छा। करके अपने आप को उस रूटीन में लेकर आई, अपने आप को उसमें फिक्स किया। अदरवाइज़ ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि मेरे लिए मुश्किल था इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, राइट? लेकिन क्या किया सारा हुँ, कि माइंड, बॉडी एंड सोल जब एक पॉज़िटिव रूटीन में हम सेट हो जाते हैं ना, क्या होता है हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारा सोल हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता अलाइन होने लगती है। यानी समझो कि सेट होने लगती है। जैसे अब रमज़ान में हम सबकी हो हुँ, जाएगी। 30 दिनों में हुँ, हम सबको रोज़े की इतनी आदत होगी कि जब ईद का दिन आएगा तो हम पानी पीते हुए 2 मिनट के लिए रुकेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी हुँ, माइंड, बॉडी और सोल को आदत हो गई थी, हाँ, राइट? तो मेरा रूटीन जो हुँ, है वो बड़ा बिज़ी होता है। जल्दी उठना, नमाज़ों के टाइम औकात करना, बच्चे को स्कूल छोड़ना, फिर अपना काम करना, फिर जो बीच का टाइम होता है अब तो लाइब्रेरी भी नहीं है, तो मैंने अपना लाइब्रेरी का सेटअप हुँ, बनाया हुआ था। फिर जो मेरे लिखने के औकात हैं वो मेरे फिक्स्ड हैं। तो मैं ना बहुत जैसे अच्छा। आपने कहा डिसिप्लिन इतना चलती हूँ कि फिर मेरे साथ जो मेरे हुँ, आस-पास के लोग हैं,
वो भी फिर डिसिप्लिन से चलने लगते हैं, उन्हें पता है कि इधर से उधर मामला गड़बड़ हुआ तो फिर वो हो गया गड़बड़, तो इसलिए वो बिल्कुल सेट चलते हैं। तो इसमें मैंने अपने बच्चे को भी माशाल्लाह इस मामले में ट्रेन किया हुआ है शुरू से कि उसको पता है कि इतने बजे हमारा खाना है तो खत्म हो जाएगा, और हम जल्दी खाना खा के जल्दी सोने वाले लोगों में से हैं। स्पेशली मेरा बच्चा जो है वो जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है। तो ये रूटीन बनाने में सारा मुझे मेहनत लगी, ऐसा नहीं हुआ कि ये जल्दी हो गया, लेकिन जब आपका रूटीन बन जाता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा रूटीन जो है ना बहुत सुबह शुरू हो जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी भी मेरे हिसाब से तो मैं काफी जल्दी उठती हूँ, आम लोगों को बताऊंगी तो लोग कहेंगे कि क्वारंटीन में इतनी जल्दी कौन उठता है, बताएं जरा। लेकिन मैं अभी भी जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं कितने बजे बहुत से लोग जो है वो नहीं उठते 8-9 बजे, लेकिन मैं अभी भी 8-9 बजे उठती हूँ। और फिर मजे की बात ये कि अगर मैं जल्दी उठ भी जाऊँ, अच्छा एक चीज और मजे की बताती हूँ सारा, अभी कुछ दिन मेरे कजन रहने आए हुए थे तो हमने मूवी देखी, तो अब मैं उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा देखो मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं देख सकती इतनी मूवी। उन्होंने कहा नहीं नहीं देखो कुछ नहीं होता, सुबह देर तक सो जाना। मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा एक ऐसा अलार्म सेट है सारा कि मैं उसी वक्त पे उठूंगी, और यही हुआ सारा। हमने 5 या 4 बजे मूवी खत्म हुई है, वो थी भी हॉरर मूवी। उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी और मैं सो गई हूँ। कैन यू बिलीव दिस, 7:30 पौने 8 पे मेरा दिमाग का अलार्म बज गया एंड मैं उठ गई, और मैं उठ गई और पूरा घर जो है वो सो रहा था और मैं उठ गई। तो क्यों? क्योंकि मेरी ब्रेन की प्रोग्रामिंग सेट है। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर मैंने दोपहर में अपनी थोड़ी सी नींद दी, लेकिन मैं जल्दी उठती हूँ ताकि मेरे काम जल्दी हो जाए। और शायद मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है सारा कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि थोड़ा सा सुबह का वक्त ऐसा हो जिस वक्त कोई ना हो, बस मैं हूँ, इबादत हो, मेडिटेशन हो और बस अल्लाह हो। और वो वक्त ऐसा होता है जिस वक्त बाजू का ऐसा टाइम होता है ना जिस वक्त आपको सिर्फ अपना आप अच्छा लग रहा होता है, वो मेरा सुबह का वक्त होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह के वक्त खामोशी में वक्त गुजारना। सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप तो माशाल्लाह इस चीज़ की प्रैक्टिस में हैं, लेकिन मैंने खुद से आप यूँ कह लें सेल्फ हेल्प कह लें कि मेरे अंदर हाँ। एक आवाज़ आई कि कुछ करना है अपनी लाइफ में ना, तो मैं खुद से ये जो चीज़ें अब एप्लीकेशन कर रही हूँ इनकी कि सुबह जल्दी उठ के बहुत अच्छा, देखना, तो मुझे बड़ा हाँ। मज़ा आया। और मैं जब उठी तो शुरू-शुरू में आपको पता है क्या हुआ कि मेरे पास इतना वक़्त बच गया कि मैं सोचती थी यार वो लोग जो कहते हैं वक़्त नहीं है, सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली। बहाने एक्सक्यूज़ेज़ हैं। करने पे आए तो बंदे के पास बहुत टाइम होता है, और फिर मेरे बहुत बच्चे भी हैं, टाइम बस सब है। चीज़ें एग्जैक्टली और इतना सब माशाल्लाह बचा, और सुबह की प्रोडक्टिव मॉर्निंग हुई, आप शुक्रगुजारी आप महसूस करते हो, आप ग्रैटिट्यूड करते हो। तो मैं भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि वाकई हकीकत है, हम जो कहते हैं टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली ये एक्सक्यूजेस हैं, जिसको निकालना है वो कैसे भी निकालता है। अब और वैसे सारा मैं यहाँ बैठी हूँ। हाँ साइंस के हिसाब से भी जो सबसे ज्यादा हाँ प्रोडक्टिव हाँ। टाइम होता है हमारे ब्रेन के काम करने का, वो 8 से 10 बजे का टाइम वक्त का टाइम होता है सुबह में। हम ज्यादातर उस वक्त सो रहे होते हैं, तो वो टाइम तो हमारा, क्योंकि खवातीन की तो एनर्जी बहुत जारी होती है ना, अक्सर खवातीन आपको सुबह उठ के भी थकी हुई मिलती हैं। क्यों? क्योंकि रात को उनका डोपामिन नहीं बना होता, जाहिर है वो रात भर अच्छे अच्छे केमिकल्स उनके बनते नहीं है, सुबह वो उठती देर से है, तो वो पूरा अजीबो गरीब सी अलाइनमेंट होती है। मैं एक अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि मैंने जब से सुबह जल्दी, जब मेरा बच्चे का स्कूल होता है तो मैं सुबह फजर की नमाज के बाद नहीं और सोती हूँ, लेकिन अब चिड़चिड़ापन सा हो जाता है एक। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब क्वारंटीन है तो अब मैं सो जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी 7, साढ़े 7, पौने 8 बजे तक मेरी आँख खुल जाती है। अब उसके बाद वो अलग बात है कि अब इस क्वारंटीन में कुछ है नहीं, तो आप भरपूर देखें अपने आप को और अपने ऊपर काम करें। वैसे आपने नोटिस नहीं किया कि इस क्वारंटीन में एक अच्छी बात और भी हुई है कि सब लोग बहुत प्यारे हो रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छे हो गए हैं और सब लोग बहुत फ्रेश भी हो गए हैं, व्हिच इज़ वन थिंग जो मैंने सबके अंदर नोटिस किया। अच्छा, ये भी है। अच्छा, आपने एक बात की थी कि सेल्फ लव की बात, ठीक है, तो हुँ। स्पेशली एक तो हमारा मुआशरा सोसाइटी ऐसी, औरतों को अगर लें तो आपने शायद सुना होगा ऐसा, अक्सर औरतें कहती हैं अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरे पास तो टाइम नहीं। एक तो टाइम वाली बात, और दूसरा अब क्या करना है, अब किसको दिखाना है। तो इसको थोड़ा हुँ। सा आप एक्सप्लेन करें, सेल्फ लव और ये अपने पहली लिए बात तो तवज्जो ये देना। कि हाँ, पहली बात तो ये कि सारा मेरा ख़्याल है कि मैं दूसरी औरतों को क्यों बुरा-भला कहूँ? मैं या किसी के ऊपर पॉइंट करूँ, मेरी अपनी मैं बात बताऊँ कि कितने अरसे तक तो मुझे खुद पता नहीं था कि सेल्फ लव होता क्या है? व्हाट इज़ सेल्फ लव? एग्जैक्टली। वाक़ई नहीं पता था। मैं यहाँ बैठ के आपसे बड़ी बातें करूँ जी कि मुझे हाँ। शुरू से कोई सेल्फ लव नहीं सिखाया गया था, ना ही मुझे सेल्फ लव का कोई पता था और बहुत सारी हमारी ख़वातीन को नहीं पता होता। लेकिन हाँ, जब पता चल गया, जब पढ़ना शुरू किया, जब ट्रेनिंग्स ली तो पता चला कि ये तो एक बड़ी कमाल की चीज़ है। और कितनी बेवकूफ़ थी मैं और कितनी जाहिल थी मैं कि इतना कुछ पढ़ने के बाद भी मुझे यही नहीं पता था, क्योंकि सारा जब तक हम अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकते, यकीन जानिए हम अपनी औलाद से भी मोहब्बत नहीं करते। हम सिर्फ़ ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे बिल्कुल बच्चे सही हैं। कह रहे राइट? ये एक फैक्ट बात होती है। तो जो ख़वातीन फिर शौहर और बच्चे और सास-ससुर और अम्मा-अब्बा और बहन-भाई तो बहुत बाद में आ गए, मैं तो पहली बात बच्चों की कर रही हूँ। सेल्फ लव पहली चीज़ तो ये कि उसका शादी से, किसी शख़्स से
मर्द से या औरत से तो कोई ताल्लुक है नहीं। सेल्फ लव तो ज़ाहिर है इंसान की अपनी ज़ात से है, अपने जिस्म से है, अपने चेहरे की अपनी शक्ल से है, अपनी आवाज़ से है, अपने अपने अंदाज़ से है। कुछ तो मुझ में खुद भी को अच्छा इम्प्रूव होगा। करने से। मैं और आप पूरी ज़िंदगी इस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग होती है कि अगर मैं गोरी लग रही हूँ सारा, अगर मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलता है जब मुझे 4 लोग तारीफ़ करते हैं, जब मेरे बहुत सारे रिश्ते आते हैं, जब मेरी फूफी, बिल्कुल। चाची, ताई, कज़िन्स कोई कहता है कि भई ज़बरदस्त, ये तो बड़ी, लेकिन अगर मेरी कोई तारीफ़ नहीं करे, तो फिर तो मेरे अंदर यकीनन कोई मसला ही होगा, है ना? या अगर मुझे कोई इग्नोर कर दे तो। हमारे अंदर ये हमें ये एग्जैक्टली। सिखाया गया है, हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम अपने आप को हम इम्प्रूव अपने आप को जब करेंगे ना सारा, जब हम अपने आप को कुछ समझेंगे। हम तो दूसरों के अप्रूवल पे होते हैं, तो जब शादियाँ हो जाती हैं एग्जैक्टली। ख़वातीन की, तो थोड़ी बहुत हमारी ख़वातीन अपनी सेहत का, अपनी स्किन का, अपनी पढ़ाई भी इसलिए कर रही होती हैं कि भई शादी अच्छी हो जाए। हुँ? अच्छी जगह शादी हो जाए, बच्ची जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए हो, कम से कम तो रिश्ते अच्छे आएँगे। जैसे ही शादी हो जाती है तो हमारी ख़वातीन बिल्कुल अपने आप को छोड़ देती हैं, मोटी भी होती हैं, अपना ख़्याल भी नहीं रखती हैं, इवन अपनी हाइजीन का ख़्याल नहीं रखती। बिल्कुल कि आप छोड़ो अब क्या करना है। एक्चुअली में तो ये जो सेल्फ लव हाँ, का प्रोसेस सभी है, करना है। इसका शादी से, बच्चों से तो कोई हाँ। ताल्लुक है ही नहीं। अरे इसका ताल्लुक तो अपनी ज़ात से है। शादी हो देखिए सारा बहुत सारी ऐसी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं ना या देखेंगी, जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके बच्चे नहीं हैं, हम्म। जिनकी शादियाँ ख़त्म हो गई, राइट? बहुत सारे ऐसे भी हमें भाई बिल्कुल। दिख रहे होंगे जिनकी शादियाँ नहीं हुई। तो ऐसे में सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट जब आता है, जब मुझे अपनी ज़ात से मोहब्बत हो, मैं जैसी हूँ, जैसा हूँ, बस मुझे अपने आप से मोहब्बत है और अब मैं अपने आप को ठीक करूँगा। मेरी ये हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर मैं यूँ नहीं यूँ स्कार्फ पहन लूँ तो, यूँ नहीं यूँ बाल कटवा लूँ तो, इसका मतलब कि मैं अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर रही हूँ। जो लोग थेरेपी वगैरह करते हैं या जो लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं सारा, ये भी सेल्फ लव में आता है। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने एक पढ़ाई की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आई नीड टू इम्प्रूव। अब देखो मैं कोर्सेज़ करती रहती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी सेल्फ लव में आता है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है। मैं पहले कैसे बात करती थी, अब कैसे बात करती हूँ, आई नीड टू इम्प्रूव मोर, मोर एंड मोर। तो वो ख़वातीन जो जिनकी शादियाँ हो गई हैं, मैं उनसे सिर्फ़ एक बात कहूँगी या जिनके बच्चे हो गए हैं, कि अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चों में ये आदत डेवलप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करें, आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत करें, ये मैं ये नहीं बिल्कुल कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चों में चाहती हैं कि ये हैबिट डेवलप हो, बच्चों में सेल्फ स्टीम हाई हो, कॉन्फिडेंस हाई हो, तो ज़रूरी है कि उनको दिखाएँ कि उनकी मामा और उनके बाबा अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना अपना लाइक ख़्याल डिस्टॉर्शन। सारा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक अनम की साइड पे नेट क्या इशू है आजकल, क्योंकि सब लोग ऑब्वियसली नेट चला रहे हैं, तो नेट का काफी इशू है, सो वी आर नॉट सारा आपको एबल मेरी टू आवाज़ आ रही है? लिसन टू अनम। मे बी शी विल गेट बैक। अस्सलाम वालेकुम सारा अगेन।